हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 9 और 10 नवंबर दोनों दिन के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं किन किन टॉपिक पे हमको डिटेल में बात करना है। शुरुआत करेंगे व्यक्ति विशेष से और जानेंगे पीबी मेनन चर्चा में क्यों बने हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे जैविक कृषि मिशन की और जानेंगे कि यह मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये जैविक कृषि से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में और जानेंगे कि टॉप 100 में भारत के कौन कौन से संस्थान शामिल हैं। फिर हम बात कर लेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। क्योंकि वहां पे 34 न्यायाधीशों की पूरी संख्या अब हो चुकी है। तो जानेंगे कि वो कौन 3 अन्य न्यायाधीश हैं जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे हाथी गलियारा रिपोर्ट 2023 की। और क्यों करेंगे, क्योंकि ये पहले भी मतलब कि ये रिपोर्ट जो है पहले से आई हुई है, लेकिन कल के दिन ये चर्चा का केंद्र बना हुआ था, तो उसका हम कारण जानेंगे। और अंत में बात करेंगे इंडस एक्स, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर को हम आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ के वैश्विक अभियान की सफलता का महापर्व 10 नवंबर 2023 को पंचकुला हरियाणा में 8वें आयुर्वेद दिवस के दिन मनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक स्तर पर जो आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है वो कहां मनाया जा रहा है, पंचकुला में मनाया जा रहा है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 अक्टूबर 2023 को दिल्ली से आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ के वैश्विक अभियान की घोषणा की थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही बता दें कि वर्ष 2016 से आयुर्वेद दिवस को मनाया जा रहा है। 8वें आयुर्वेद दिवस का विषय है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद और टैगलाइन है हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आयुर्वेद दिवस से रिलेटेड, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट का। तो पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने आईएएस हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। भारत का महासर्वेक्षक जो सैनिक सर्वेक्षण का निदेशक भी होता है, इसका प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण करता है। महासर्वेक्षक का मुख्य कार्यालय देहरादून में स्थित है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, डेनमार्क में किया गया, वो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लाउंज का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों को वोकल फॉर लोकल की भावना से जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आबुआ बीर दिशोम अभियान की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए किया गया है। अभियान के माध्यम से 15 लाख आदिवासियों को 6 से 8 माह में इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों के नमूनों में जीका वायरस का पता चलने के बाद अलर्ट जारी किया है। साथ ही बता दें कि जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जो मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिए, जीका वायरस में एक आरएनए जीनोम होता है जिससे उसमें उत्परिवर्तन जमा होने की अत्यधिक संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करने की पहल की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय अब विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से इनपुट इकट्ठा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी जेटी में आयोजित एक पारंपरिक सशस्त्र बल समारोह में पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो किसे किया गया है, जहाज संग्राम को किया गया है, जो कि तटरक्षक जहाज था, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि इसे वर्ष
वर्ष 1996 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने का एक विधेयक पारित किया है। अब चूंकि ये आरक्षण से रिलेटेड है तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की इस सप्ताह की शुरुआत में जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 में कहा गया कि भारत ने वर्ष 2015 से 22 तक टीबी की घटनाओं में 16% की कमी आई है, जो वैश्विक टीबी की घटनाओं में गिरावट की गति से लगभग दोगुनी है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसी अवधि के दौरान भारत और विश्व स्तर पर टीबी मृत्यु दर में भी 18% की कमी आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप ध्यान रखें। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस और अमेरिकी विमानन निर्माता आर्चर एविएशन ने वर्ष 2026 तक भारत में एक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा संचालित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र का दबदबा है और उसने इन खेलों में 200वां पदक प्राप्त करके ये पहली टीम बन गई है जिन्होंने जो है राष्ट्रीय खेल में 200 पदक प्राप्त किया है। साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय खेल का समापन हो चुका है, जिसको लेके एक अलग ही कंटेंट तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्द ही आप लोग को दे दिया जाएगा। ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। अब हम आगे बात करते हैं डिटेल में, और साथ ही बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां पे आप जुड़िए। आपको वहां पे डेली करंट अफेयर के वन लाइनर PDF जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में व्यक्ति विशेष में पीबी मेनन के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बने हुए थे। तो न्यूज ये है कि पलक्कड़ जो कि केरल में है कि सिविल वकील पीबी मेनन ने एक वकील के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है, इसीलिए ये न्यूज में आ रहे थे। श्री मेनन को एक वकील के रूप में 73 वर्ष और 60 दिन सेवा देने का अनुभव है। और इन्होंने किसे हराया? मेनन ने जिब्राल्टर सरकार के वकील लुइस ट्रॉय के 70 वर्ष और 311 दिन के गिनीज रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जैविक कृषि मिशन के बारे में कि ये क्या है, ये किस राज्य से रिलेटेड है। तो केरल सरकार ने जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि मिशन बनाया है। मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में केरल में 1000 हेक्टेयर के वार्षिक लक्ष्य के माध्यम से जैविक कृषि को 5000 हेक्टेयर तक विस्तारित करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जैविक कृषि से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। केरल सरकार ने वर्ष 2010 में जैविक कृषि नीति की घोषणा की थी और यह मिशन जैविक उत्पादों के मूल्य वर्धन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। अगर आपको जानकारी है कि भारत का पहला जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं। तो बता दें कि क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 में कुल 7 भारतीय संस्थान शामिल हैं। IIT बॉम्बे ने भारत में अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखी है और चीन ने क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2024 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया में भारत अब सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन गई है। चीन के पैकिंग यूनिवर्सिटी ने इस साल भी अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 में भारत के कुल 7 भारतीय संस्थान हैं, जिनमें से 5 IIT हैं, जबकि अन्य 2 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल है। अब तो ये तो रहा क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। इसका भी डेटा मैंने दिया हुआ है, वो थोड़ा चेंज हो गया था स्लाइड। यहां पे हम देख लेते हैं 40वें स्थान पे है IIT बॉम्बे, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और 46वें स्थान पे है IIT दिल्ली, 53वें स्थान पे है IIT मद्रास। और साथ ही बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 58 रैंक पे है। 59th रैंक पे कौन है? IIT खड़गपुर है और 63 रैंक पे IIT कानपुर है। अब ये IIT कानपुर जो है ये यूपी से रिलेटेड है, इसलिए इसकी रैंकिंग आप ध्यान रखेंगे। साथ ही BHU जो है वो 199 स्थान पे है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय
कि ये जो है न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति किया गया है। उनके शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करेगी। अब ये न्यायाधीश कौन थे? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगस्टीन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडस एक्स के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज यह है कि भारत और अमेरिका रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ने 8 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के पहले आयोजन के रूप में प्रथम इंडस एक्स निवेशन सम्मेलन का आयोजन किया। अब ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन के दौरान इंडस एक्स शैक्षिक श्रृंखला गुरुकुल का शुभारंभ किया गया। गुरुकुल पहल उद्देश्य अन्वेषक या तो स्टार्टअप को अमेरिका और भारत के रक्षा इकोसिस्टम में सम्मिलित करने में सहायता करना है। पहले इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन के दौरान रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में निवेशकों की रुचि और इंडस एक्स पहल के अंतर्गत उभरते अवसरों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये तो रहा इंडस एक्स के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाथी गलियारा रिपोर्ट, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी भारत के हाथी गलियारा 2023 रिपोर्ट में कई विसंगतियां उजागर हुई हैं। आलोचकों का दावा है कि किसी भी हाथी की आवाजाही वाले क्षेत्र को गलियारा करार देकर गलियारों के मूल उद्देश्य को कमजोर किया जा रहा है। साथ ही आलोचकों ने तर्क दिया है कि हाथियों के विस्तार के कारण बिजली के झटके और कुओं में गिरने से हाथियों की मौत की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब यह हाथी गलियारा रिपोर्ट में बताया क्या क्या गया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसको मैंने पहले ही बता चुका है। अब हाथी गलियारा रिपोर्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसका हम रिवीजन करते हैं। हाथी गलियारा रिपोर्ट 2023 में 62 नए गलियारे उभरे हैं जो 2010 के बाद 40% की वृद्धि दर्शाते हैं और देश भर में कुल 150 हाथी गलियारा हो गए हैं। पश्चिम बंगाल 26 हाथी गलियारों के साथ सबसे आगे है जो कुल देश का 17% कवर करता है। पूर्व मध्य क्षेत्र 35% का योगदान देता है जबकि उत्तर पूर्व क्षेत्र 32% के साथ दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दक्षिण भारत में 32 हाथी गलियारे हैं जो कुल क्षेत्र का 21% प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्तर भारत में सबसे कम 18 गलियारे हैं जो कि 12% का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटका की सीमा से लगे दक्षिण महाराष्ट्र में हाथियों का विस्तार हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट थे हाथी गलियारा रिपोर्ट से, क्योंकि हाथी गलियारा अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ है। तो ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।